ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साउथ साउथ कोऑपरेशन, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट। तो जब हम बात करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस की, हम बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, हम बात कर रहे हैं नैम कंट्रीज की। तो मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पर हमें साउथ साउथ कोऑपरेशन की कंट्रीज देखने को मिलती है। तो ये हो गया, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो लैटिन अमेरिका वाला पार्ट है या साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया, वहां पर हमें देखने को मिलता है साउथ साउथ कंट्रीज की, साउथ साउथ कोऑपरेशन की कंट्रीज। देन अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया हो गया, ये एरिया इंक्लूड होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन में। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं, इनकी मीटिंग हमें देखने को मिलती है 1982 में। दिल्ली में ये मीटिंग होती है, न्यू दिल्ली में। और वहां पर बात की जाती है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके बीच रिलेशंस जो है वो बिल्ड होने चाहिए। बिल्ड क्यों होने चाहिए? प्राइमरली इनका मेन फोकस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट मीटिंग है वो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है 1982 में। तो मेन जो फोकस था वो था इकोनॉमिक और ट्रेड कंपटीशन। इसमें ग्रुप ऑफ 77 भी देखने को मिलते हैं। मेन यहाँ पर 44 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और इसकी जो ओपनिंग स्पीच थी वो दी गई थी हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। और यहाँ पर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, वहाँ पे जो मेन फोकस था, फोकसिंग एरिया था, वो यही था। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंस होना, फूड सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बात की गई। एंड देन मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग फेसिंग फॉर जॉइंट वेंचर होना, एंड टेक्निकल कोऑपरेशन होना, देन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एनर्जी एफिलिएट। साउथ साउथ कोऑपरेशन जीएसटीपी जुलाई 1985। सेकंड मीटिंग जो थी हमें देखने को मिलती है 1985 में, जहां पर फोकस किया गया था ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, यानी कि जो ट्रेड होगा इंटरनेशनली, वहां पर फोकस होगा स्पेशली साउथ साउथ कंट्रीज के ऊपर। यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है वो आपस में जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करेंगे। 2 दिन की ये मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग होती है, जहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भारत के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया इस मीटिंग को। और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया। और जहाँ पर मतलब सेल्फ रिलायंस की सभी देशों के द्वारा बात की जाती है। 70 से ज्यादा देश जो थे इसमें शामिल होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जून 1987 नॉन अलाइंड फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो प्योंगयांग कॉन्फ्रेंस जो है हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम नॉन अलाइंड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये मीटिंग करते हैं। और एक उम्मीद जो है नैम कंट्रीज के बीच जगती है, जहाँ पर कोऑपरेशन की बात की जाती है बड़े स्केल पे। और इनके द्वारा बात की जाती है कि जो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड थी, उसके ऊपर फोकस इनके द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थी, जहां पर जो देशों की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए पैसा दिया जाता था, वो मतलब उसके काम करने का तरीका इस तरीके से था, जहाँ पे डेवलप्ड वर्ल्ड को ज्यादा फायदा होता था और डेवलपिंग नेशंस को काफी मतलब हाई एड जो थे देखने को मिलते थे। तो मतलब इसके ऊपर सेकंड, ये जो थर्ड मीटिंग थी उसका फोकस हमें देखने को मिलता है। मीटिंग ऑफ साउथ साउथ कमीशन। तो ये मीटिंग हमें देखने को मिलती है 1989 में कोलालमपुर में, जहां पर मलेशियन पीएम मिस्टर महातिर मोहम्मद एक रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि सभी देशों को आगे आना पड़ेगा और एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी पड़ेगी जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन मिल सके। यानी कि इनका फेवर था कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। और जो कंट्रोल है नॉर्थ का ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ साउथ, ये भी बंद होना चाहिए। मगर क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैक्सिमम फंडिंग जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ से ही आती थी, इसीलिए जो नॉर्थ है उन्होंने एक तरीके से जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बट हाँ, एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि हाँ,
हम ऐसा कर सकते हैं कि जो साउथ वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, उनके साथ हम कोऑपरेट करके आगे चल सकते हैं। कुआलालंपुर मीटिंग ऑफ G15। तो हमें देखने को मिलता है 1990 में कुआलालंपुर में एक मीटिंग होती है ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज की, जहां पर साउथ साउथ कोऑपरेशन के ही देशों के जो इश्यूज होते हैं उनको मतलब एनकरेज किया जाता है, यानी कि उनके सॉल्यूशन के लिए ग्रुप ऑफ 15 की तरफ से एफर्ट्स की जाती है। ग्रुप ऑफ 15 जो है एक तरीके से हमें देखने को मिलती है, एक्ट करती है एज एन एक्शन ग्रुप फॉर द साउथ। तो वहां पर ये भी चीज को क्लियर करते हैं कि ये कोई साउथ साउथ कोऑपरेशन का कोई लीड ग्रुप नहीं है, ये उनका कोई राइवल नहीं है, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के मतलब कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं आएगा, ना ही ग्रुप ऑफ 77 या नैम मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा, बल्कि ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, यानी कि इनकी ही जो डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए ये काम करेगा। जो ये मीटिंग थी ग्रुप ऑफ 15 की, यहाँ पर और भी इश्यूज को मतलब रखा गया था, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का इशू हो गया, फाइनेंस का इशू हो गया, डेब्ट का, ट्रेड का, टेक्नोलॉजी का इशू हो गया, उनको भी यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से कारण रहे कि साउथ-साउथ का कोऑपरेशन जो है, वो सक्सेसफुली हमें काम करते हुए नहीं देखने को मिला। सबसे बड़ा कारण जो है, वो है कि न्यू कॉलोनियल जो कंट्रोल है, डेवलप्ड कंट्रियों का जो कंट्रोल है, वो देखने को मिलता है। दूसरा, जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन की कंट्रीज़ हैं, इनके पास लो लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एंड देन इनकी इनएबिलिटी जो है, वो सामने आती है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं दिखती। देन हमें देखने को मिलती है डोमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी मोनोपोली हमें देखने को मिलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर, क्योंकि मेजर जो फंडिंग है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वो जो विकसित जगत है उनकी तरफ से आती है। देन जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके अंदर ही हमें लोकल वॉर, बॉर्डर वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल कू यानी कि तख्ता पलट जैसे हो गया, देन सिविल वॉर, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नैम कंट्रीज का इनएक्टिव मोड में रहना और फॉरेन एड जो है, जो डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड वर्ल्ड से मिलती है, देन इनके इश्यूज जो हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गए, ये मेजर इश्यू जो हैं इनके बारे में दे आर कॉन्शियस, दे आर अवेयर, बट इनके लिए जो प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज, दे लैक इन रिसोर्सेज। ज़रूरत है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव की, इस ढांचे में बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का जो काम करने का तरीका है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फ़ेवर में नहीं है। देन G15 का जो पर्पज़ था, वो अपना पर्पज़ जो है वो पूरा नहीं कर पाए। देन जो राइज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड ब्लॉक्स ऑफ द रिच एंड वेल्थ कंट्रीज़, जो अमीर देश है, उनके बहुत सारे और भी ब्लॉक्स ऐसे बने जो मतलब बड़े सक्सेसफुली काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर ने भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्हीं की मदद की है, जिसके कारण हमने देखा है कि जो गैप है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस वो इंक्रीज हुआ है। देन हमने देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल रही है इन क्रिएटिंग इफेक्टिव रीजनल इकोनॉमिक और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीटिंग देयर नीड्स। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक डोमिनेंटली या जो जिस पर्पस के लिए हम साउथ साउथ कोऑपरेशन देखते हैं वो फुलफिल होते हुए हमें नहीं देखने को मिला। मगर कुछ सिचुएशंस ऐसे हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बने हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, तो वो जो दौर है उसका मतलब सहारा लिया जा सकता था साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा, और मतलब इकट्ठे हो सकते थे सारे देश। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सुझाव हो सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे देश जो है उनके कॉमन कंसर्न है, और कॉमन कंसर्न के लिए दे शुड कम टुगेदर। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे देश जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन से ये परमानेंट सीट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, ये सीट की दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं, मगर उसके लिए चाहिए कि इनका यूनाइट होना। देन ये जो कॉमन इश्यूज हैं उनको मतलब वॉइस दे सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये इकट्ठे आते हैं। देन कोविड 2020 ने कोविड 19 ने हमें मतलब ये सिखाया है कि जो
डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हेल्थ के मामले में आज भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। अगर रीसेंट के भी केसेस देखें, तो उससे ये साफ ज़ाहिर होता है। और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन वाले देश हैं, इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब ये जो अपने बाइलैटरल इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उनको साइड पर रखें और सारे देश इकट्ठे आएँ। तभी जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का पर्पस है, वो फुलफिल होते हुए हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।